नमस्कार, राधे राधे। चलिए 25 नवंबर का करंट अफेयर हम देखेंगे। देखिएगा, सफलता अचानक होने वाली घटना नहीं है। कई असफलताओं के बाद भी लगातार प्रयास करते रहने के बाद सफलता मिलती है। चलिए, देखिए, एक बार में कोई भी सफल, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो एक बार में सफल हो जाते हैं। बाकी बहुत बार जो है असफलता का मुँह जो है आपको देखना पड़ता है। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे त्याग के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है सफल नहीं हो सकते या सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है और उसके पीछे ऐसे लग गए हैं कि नहीं, ये तो ये ही मिलना ही है, आज नहीं तो कल ज़रूर इस पद को हम पालेंगे, तो एक ना एक दिन जो है आपको मिलेगी। प्रकृति आपको ज़रूर देगी क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जो है भाई इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन है वो है भाई नासा, फिर है जेक्सा, और तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, और चौथा ऑप्शन है ब्लू ऑरिजिन। बताइए इसका आंसर। चलिए, देखिए, पहले पूछा क्या है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसी का भाई GSAT-N2 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जो भारत का है। उसने है भाई किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9, क्या है भाई, फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ है। ये किस कंपनी का है, मतलब कौन से देश की अंतरिक्ष कंपनी से जो है ये लॉन्च किया जा रहा है, हमारे भारत का। और इसका जो आंसर है स्पेस एक्स। क्या है, स्पेस एक्स ये लॉन्च कर रहा है। ये एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो हमारे भारत की एक सैटेलाइट है GSAT-N2। देखिए, इसी का एक और नाम है जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, हम क्वेश्चन कैसे पढ़ के आए वो अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अभी देख लीजिए, GSAT-20, इसी का दूसरा नाम जो है GSAT-N2 रखा है। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हमने इस क्वेश्चन में इसका नाम बदल दिया है GSAT-20, और इसका बदला हुआ नाम जो है GSAT-N2। ये जो है स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलन मस्क की जो है स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट का वजन जो है 4700 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट जो है GSAT-N2, इसका वजन कितना है, 4700 किलोग्राम। इसमें 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, ये हम इससे मदद क्यों मान रहे हैं, हम इतने सक्षम तो हैं कि हम इसरो जो है ये खुद अपना जो है सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं या उसको अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, पर हम क्यों स्पेस एक्स से हेल्प मांग रहे हैं उसका रीजन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट का जो वजन है हमने देख लिया है कि 4700 किलोग्राम उसका सैटेलाइट का वजन है। दरअसल भारत के रॉकेट, देखिए, भारत की रॉकेट ने 4 टन से ज़्यादा भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। 4 टन जिसका वजन है, उससे अगर भारी अगर कोई सैटेलाइट है तो हमारा इसरो पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अंतरिक्ष में जो है परीक्षण उसको लॉन्च कर सके। इसलिए हमें जो है इसका ज़्यादा वजन होने के कारण हमें स्पेस एक्स से ये हेल्प लेनी पड़ रही है। चलिए, और ये आपको मैंने बता दिया कि इसका बदला नाम क्या है, GSAT-N2। अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो है भाई कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकेगा इस सैटेलाइट के मदद से। यह दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है वो सुविधा भी देने वाला है। ये कौन लॉन्च करने वाला है, हमारे भारत का GSAT-N2 सैटेलाइट वो करने वाला ही है, जो स्पेस एक्स कंपनी है, जो एलन मस्क की जो है ये कंपनी है। अब देखिए, नासा जो है भाई, नासा की एक जो है पृथ्वी की ध्रुवों को अध्ययन करने के लिए अमेरिका ने एक जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है, प्री फायर। क्या है, प्री फायर। इसको आप याद रखें, प्री फायर मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया था। और जेक्सा से आपको याद आ रहा होगा कि लकड़ी का उपग्रह, क्या है, लकड़ी का उपग्रह जो है अमेरिका और जापान की जो है अंतरिक्ष कंपनी है जेक्सा ने जो है लकड़ी का एक उपग्रह लॉन्च किया है, इसको तैयार किया है। उसका नाम क्या है, लिग्नोसैट। क्या नाम है, इसको जरूर याद रखें, लिग्नोसैट। चलिए, ये जो कंपनी है ये अमेज़न की एक कंपनी है। ब्लू ऑरिजिन जो है ये अमेज़न की कंपनी है। और स्पेस एक्स के बारे में हम जान चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
स्लाइड में इसके बारे में नहीं लिख रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम जो है वो क्या है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फाल्कन 9, फिर दूसरा ऑप्शन है स्टारशिप, फिर तीसरा ऑप्शन है सोयूज और फिर चौथा ऑप्शन है चामरान फर्स्ट। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप। ये भी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। क्या है? स्टारशिप। अब ये सबसे ताकतवर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, ये एक रॉकेट है स्टारशिप, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जो रॉकेट होने वाला है स्टारशिप। इसे भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। ये छठवां परीक्षण जो है टेक्साट से लॉन्च किया गया है इसको, और स्टारशिप स्पेस कास्ट जो है सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिविटी स्टारशिप कहा जाता है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ये याद रखें कि एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, इसके द्वारा बनाया गया है स्टारशिप, और ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जो है वो होगा। विश्व का सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो रॉकेट का नाम क्या है? स्टारशिप। इसकी क्षमता क्या क्या है? पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने की भी ये सक्षम होगा। इससे जो है भाई 1 घंटे या उससे अधिक समय में जो है दुनिया की कहीं भी यात्रा की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको ताकतवर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है भाई इसकी धारण करने की क्षमता ज्यादा है, और ये बहुत दूरी को जो है बहुत कम समय में जो है वो रख लेता है, और बहुत कम समय में हमारे समय की बचत कराता है, और बहुत दूरी को भी जो है कम समय में निपटा देता है। तो भार और दूरी के कारण जो है दुनिया का सबसे अच्छा रॉकेट जो है स्टारशिप कहलाएगा। न्यूयॉर्क से दिल्ली तक की यात्रा मात्र 1 घंटे में हो सकती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो दूरी को कहीं ना कहीं कम कर रहा है, और भार भी ज्यादा जो है अपने अंदर गेन कर सकता है। अब देखिए फाल्कन जो है ये भी स्पेस एक्स की ही ये एक कंपनी है, और सुयस जो है ये एक रूस से संबंधित है। किससे? रसिया से। ठीक है, चलिए, और ये जो है ईरान से संबंधित है, ईरान। अब हम क्योंकि सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी जो है ये सब चीजें जो है ये अंतरिक्ष से ही संबंधित हैं। सुएज रूस से संबंधित है, और सामरान जो है ईरान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला उड़ीसा, फिर है केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है केरल। क्या है इसका आंसर? केरल। सर्वश्रेष्ठ समुद्र राज्य का पुरस्कार केरल को प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे। देखिए, देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। मत्स्य, हमने अभी पढ़ा था कि 21 नवंबर को जो है मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। 1997 से ये हर साल मनाया जा रहा है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और इसके जो सीएम है उनका नाम है पी विजयन, और इसके जो राज्यपाल हैं, गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखेंगे। तिरुवंत जो है भाई त्योहार केरल में मनाया जाता है। क्या नाम है? त्रिओणम। क्या नाम है? त्रिओणम जो है वो त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम से आप याद कर लेंगे, उसकी राजधानी है, तो आप उससे याद आसानी से हो जाएगा। केरल की मोटर वाहन विभाग ने जो भाई सिटीनेल जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये एक ऐप है, उसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केरल के मोटर वाहन विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसको भी अच्छे से याद रखें। केरल विधानसभा में 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। ये तो हम पढ़ चुके हैं और वेरी वेरी मोस्ट है, आपको ये पता होना ही चाहिए। कब हुआ है ये नाम चेंज? 24 जून 2024 को, मतलब 24 की ही बात है। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड जो है शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखें। क्या बोला गया है? केरल का जो भाई
केरल में कोझिकोड जो स्थापित है उसे यूनेस्को में पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है, जो केरल से संबंधित है। अब देखिए, ये 5वां जल पुरस्कार जो हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो राज्य आया है वो राज्य उड़ीसा का हुआ है। राज्य कौन सा आया है? उड़ीसा। उड़ीसा का नाम फर्स्ट नंबर पर है। जल पुरस्कार, जो 5वां जल पुरस्कार घोषित किया गया, उसमें टॉप पर कौन है? उड़ीसा। और कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य रहा है, सबसे ऊपर जो राज्य रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, देखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, किस शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेट रिपाइंस एक्शन प्लान जो है के चरण 4 को लागू किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कोटा, उदयपुर, दिल्ली, सूरत। और इसका आंसर जो है आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। आगे देखेंगे, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिपाइंस एक्शन प्लान जो है उसका चरण 4 शुरू कर दिया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? GRAP का फुल फॉर्म क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं, ग्रेडेड रिपाइंस एक्शन प्लान। इस प्लान को याद रखें, ये दिल्ली से संबंधित है। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रेडेड रिपाइंस एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली को जो है प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनाया गया है, और प्रदूषण को कहीं ना कहीं किसी हद तक कम करने का ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक पहल है। अब भाई, इस प्लान का जो है इमरजेंसी उपायों का एक समूह है, जो दिल्ली NCR क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता और गिरावट को रोकने के लिए लागू की गई है। वायु गुणवत्ता अगर कंटिन्यू गिरती जा रही है तो उसको रोकने के लिए ये प्लान काम करेगा। किस सरकार ने ये निर्देश दिए हैं? ये दिए हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के जो है उसको नियम बनाया गया, और दिल्ली में इसको जो है वो लागू किया। अब देखिए, कोटा जो है ट्रैफिक सिटी, हमारे भारत की पहली ट्रैफिक सिटी लाइट जो बनी है वो बनी है कोटा। हमारे भारत का सबसे पहला ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बना है वो कोटा बना है। और जो भाई उदयपुर जो है, उदयपुर हमारा वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? वेटलैंड सिटी। हमारा भारत का पहला वेटलैंड सिटी जिसको बनाया जा रहा है वो उदयपुर को बनाया जा रहा है। और सूरत में आप सभी जानते हैं कि बिजनेस बिल्डिंग, सबसे बड़ी भारत की बिजनेस बिल्डिंग जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था सूरत में। और दिल्ली से हम संबंधित अभी क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले हम दिल्ली का कुछ और करंट अफेयर है वो हम देखते हैं कि दिल्ली नगर निगम का नया मेयर जो है महेश कुमार खींची को बनाया गया है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है वो दिल्ली से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 17वां सत्र जो है वो दिल्ली में अभी आयोजित हुआ था। उसका जो बैठक हुई थी वो हमारी दिल्ली में हुई थी, आप सभी को पता भी है। चलिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर जो है वो दिल्ली से संबंधित है। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में किया गया। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दिल्ली ही करेगा। मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मारलेना। दूसरी अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को आयोजित किया गया। वो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? वो भी नई दिल्ली में। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो कहाँ आयोजित की गई? वो की गई भाई नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 19वां सी फर्स्ट जो है भाई फर्स्ट भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जो उद्घाटन किया गया वो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। वो कहाँ पर किया? दिल्ली में ही इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को लागू किया? वो दिल्ली ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो है वो संघ विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। तो दिल्ली का वो कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद करना है, एक बार पढ़ते हुए नहीं, कम से कम एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 2-3 रीडिंग इसकी जरूर मारें, क्योंकि ये जो है दिल्ली से अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, आपको याद अच्छे से हो जाएंगे। अब 5वां क्वेश्चन क्या है? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने
अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। नेपाल के द्वारा ये किया गया है। नेपाल और भारत में एक ऐसी एक सभ्यता पैदा हुई है बहुत टाइम से। इसको हम देखेंगे ये कब से चल रही है। इसमें लिखा होगा 1950 से। 1950 से ये जो है प्रथा चल रही है। नेपाल और भारत की जो सेना है वो एक दूसरे को सम्मानित करती है और उसका प्रमुख बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे करती है। इसकी राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा का नाम क्या है? नेपाली रुपया। और प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली, और राष्ट्रपति जो है वो रामचंद्र पौडेल जो है इसके राष्ट्रपति हैं। ये 1950 से ये प्रथा चलती आ रही है। और 2000 नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवंबर 2024 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र चौहान जो है उनको नेपाली सेना का जनरल मानद उपाधि जो दी है। ये उपाधि एक दूसरे को प्रदान करते हैं। जो हमारी भारत की सेना है वो उनको प्रदान करती है और उनकी सेना हमारे भारत के प्रमुख सेना प्रमुख को जो है ये भार प्रदान करती है। दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल का जो है टाइटल देते हैं और इस परंपरा एक दूसरे की सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को आती है। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। आगे देखेंगे। चलिए, पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 आयोजित करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। इसको आप याद रखें। बांग्लादेश जो है चटगांव और चटगांव जो है बंदरगाह, उसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है वो समझौता हुआ था। ये भी आपको पता होगा। आगे देखेंगे 6वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसके रूप में किसे चुना गया है? क्या पूछा गया है? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA का जो है भाई ये अध्यक्ष कौन चुने जा रहे हैं? और इनका नाम क्या है? नंदन कुमार झा। क्या है इनका नाम? नंदन कुमार झा को जो है इनका अध्यक्ष नया चुना जा रहा है। और अजय बंगा से हम क्या रिलेट करेंगे? अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और रणधीर सिंह जो है AOA मतलब एशियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? रणधीर सिंह। और जैसा आप सभी को पता है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के होने वाले अध्यक्ष हैं जो हमारे भारत से ही संबंधित हैं। आप सभी को ये भी मैंने बता दिया है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है नंदनी है। और इसका जो स्थापना दिवस है 19 अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी जो अध्यक्ष बन गए हैं नंदन कुमार झा। चलिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों की जो दुनिया में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब जो है भाई जब अधिवक्ता नंदन झा को इंटरनेशनल माइंड्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। यह प्रतिष्ठित नियुक्ति 16 नवंबर 2024 को ब्राजील के साओ पाउलो में IMS की जो है वार्षिक आम सभा के दौरान की गई। मतलब 16 नवंबर 2024 को, ये अभी ही की बात है, इनको नया अध्यक्ष चुना गया है नंदन कुमार झा को। अब देखिए इसकी स्थापना हम देख ही चुके हैं, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमारे भारत के खेल मंत्री का नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। अब देखेंगे कि हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, हम उसकी रिवाइज कर लेंगे। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संजय मूर्ति बन गए हैं। और जो फिक्की के नए अध्यक्ष उनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। लोकपाल जो है खानविलकर जी हैं, AM खानविलकर। और हमारे नए न्यायमूर्ति जो है उनका नाम क्या है? वो संजीव खन्ना। और SBI के चेयरमैन CS सेठी। रेलवे के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? विजया किशोर राहटकर। इंडियन एयर फोर्स के जो प्रमुख हैं वो अमरप्रीत हैं। इंडियन आर्मी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन नेवी के जो है वो दिनेश कुमार जी हैं। और इंडियन आर्मी के जो है उपेंद्र द्विवेदी। और CISF के जो प्रमुख हैं राजविंदर सिंह भट्टी इनके प्रमुख हैं। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या है? साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और भाई असम। और इसका जो आंसर है वो है असम, बिहार। इसका आंसर क्या है? बिहार, क्योंकि 2025 की बात चल रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा बिहार। और ये 7वें नंबर का गेम होगा। कौन सा? ये 7वें नंबर का गेम होने जा रहा है। मतलब ये जो आयोजन होगा ये 7वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का जो है वो आयोजन हमारा बिहार करने वाला है। देखिए इसमें आप जल्दी से लिख लीजिएगा
के सबसे पहले ये जो शुरू हुआ था, ये जो गेम शुरू हुई थी, इनकी शुरुआत 2018 से हुई थी, जो हुई थी दिल्ली में। कहाँ से हुई थी? दिल्ली में। इसको अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 2018 में दिल्ली से शुरुआत की गई थी और दूसरी बार जो है कहाँ पर हुआ? फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर अगली बार जो हुआ वो असम में हुआ। कहाँ? असम में। फिर उसके बाद जो हुआ वो हरियाणा में हुआ। ठीक है, हरियाणा। उसके बाद जो किया गया वो एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में किया गया। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5वां एडिशन जो है हमारे मध्य प्रदेश में खेला गया। उसके बाद जो है छठवां तमिलनाडु। छठवां कहाँ है? छठवां गेम कहाँ खेला गया? तमिलनाडु में। और 7वां जो है आप सभी के सामने बिहार में खेला गया। तो 2025 में जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करने जा रहा है? हमारा बिहार। और खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ेंगे कि इसकी राजधानी जो है वो पटना है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके जो राज्यपाल हैं वो है, क्या नाम है उनका? राजेंद्र आलेंकर। अब हम कुछ और देख लेते हैं कि तांबे से बना बापू टावर जो है वो कहाँ पर भाई? बिहार की राजधानी जो है पटना में स्थापित किया गया। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप जो है वो लॉन्च किया गया बिहार में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार होगा। राजगिरी बिहार 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जो है बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर भूमि में शामिल कर लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें और आपको पहले से भी पता होगा। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजैबीनाथ नाम धाम जो कर दिया है वो कहां पर किया है? बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला भी रखी है। किसने करी है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पर्ण सदस्य कौन है? और इसका जो आंसर है वो है आर्मेनिया। क्या है? आर्मेनिया। जैसे हमने पढ़ा था कि 101वां सदस्य कौन था? नेपाल। 101वां सदस्य कौन था? नेपाल। और अभी हम पढ़ रहे हैं 104वां सदस्य कौन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का? वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी येवन जो है इसकी राजधानी है। ड्राम इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? निकोल पासियान इसका मुद्रा है, सॉरी प्रधानमंत्री है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जो हम पढ़ चुके हैं, इसकी बैठक जो है हमारी नई दिल्ली में हुई थी, आप सभी को पता है। और इसका अध्यक्ष भारत 2026 तक के लिए चुना गया है। आगे देखेंगे अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 में फ्रांस के कॉप जो सम्मेलन हुआ था, COP 21 जो सम्मेलन किया गया था उसमें की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा गुड़गांव में स्थापित है, हमारे भारत में ही। इसका अध्यक्ष जो है भारत 2024 तक, नहीं ये 24 नहीं है, ये 26 कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि ये जो अध्यक्ष बना है इस गठबंधन का हमारा भारत बना है और 2026 तक का ये हमारा भारत ही अध्यक्ष इसका रहेगा। इसके प्रमुख कौन है? आशीष खन्ना। क्या नाम है? आशीष खन्ना इसके प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? और इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी से हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। सेमीकंडक्टर एक योजना या फिर सैटेलाइट से संबंधित कोई योजना है सेमीकंडक्टर, वो हमारे भारत और सिंगापुर से संबंधित है। सेमीकंडक्टर संबंधित कोई योजना है या संधि है जो हमारे भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। फ्रांस से आप राफेल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में है राफेल, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और रूस के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या कनेक्ट कर सकते हैं। हमने जिसका नाम, कोई एक समझौता है या संधि है जिसका नाम हमने, सॉरी मिसाइल है जिसका नाम हमने रख दिया है सुदर्शन। अब उसका मुझे पूर्व नाम बताएंगे, सुदर्शन का पहला नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जो भारत और रशिया के बीच में है।
सुदर्शन, इसका आप पहला जो सुदर्शन का पहले नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री जो है एंथोनी अल्बानीज जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। 10वां देखिए, इनके बीच में जो अभ्यास किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रियाई हिंद। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष के कम उम्र के बालकों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो प्रतिबंध कर दिया है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन विश्वविद्यालय जो है वो वोलगॉव विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना एक कैंपस स्थापित किया है। हमको ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया की ये डेक्कन यूनिवर्सिटी ने हमारे गुजरात में एक इसका कैंपस स्थापित किया है। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 का आयोजन भी इसी से संबंधित है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग अकादमी खोलने की भी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो है वो बढ़ा दिया है, ये हम पढ़ चुके हैं। चक्रवाती तूफान मेगन, क्या नाम है, मेगन ऑस्ट्रेलिया की तटों से टकराया है। ऑस्ट्रेलिया में मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जो है वो डेवलप की है। चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट, क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक कानून है राइट टू डिस्कनेक्ट, अभी वहां पर चर्चाओं में बना है। दुनिया की सबसे बड़े 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए रिवीजन के लिए रखा गया है और आप सभी को इसका आंसर भी पता है। अब देखिएगा कि 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसने जीता है, और ये आपको जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि ये जो है हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्या पूछा गया है कि 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, विक्टोरिया केजर कैथविन दूसरा ऑप्शन है, निकिता पोरवाल फिर तीसरा ऑप्शन है, ध्रुवी पटेल फिर चौथा ऑप्शन है, हरनाथ सिंधु। इसका आंसर मुझे है जो है आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसकी मैं डिटेलिंग या आंसर नहीं बताऊंगी। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।